तो बच्चों ये है हमारे सामने आज के प्रैक्टिस सेशन का वेक्टर्स का पहला सवाल। और क्या है सवाल जरा देखेंगे। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स। आप जानते हैं ना कि यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो उसने कहा ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो आर है। उसने कहा कि जो आर है, आर वेक्टर वो क्या है, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। देन तो फिर आपको चार में से सही ऑप्शन चूज करना है कि आर की वैल्यू 0 से कम होगी, 2 से बड़ी होगी, 0 और 2 के बीच में होगी, या मस्ट बी 2। तो बच्चों आर कितना होगा, आर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर वो हमें थीटा भी बता देता कि एग्जैक्टली थीटा कितना है तो हम आर की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते थे, लेकिन उसने थीटा नहीं बताया। अगर उसने थीटा नहीं बताया तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि आपने थीटा नहीं बताया, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि कम से कम जो वैल्यू होगी रिजल्टेंट की वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगी, और ज्यादा से ज्यादा जो इनके रिजल्टेंट की वैल्यू हो सकती है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो सकती है। तो इसके बीच में आर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो 1 - 1 दैट इज 0 और 1 + 1 इज 2। इसका मतलब रिजल्टेंट की कम से कम वैल्यू 0 होगी, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2 होगी, और 0 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंड की एंगल क्या था। इसलिए हम कहेंगे कि रिजल्ट 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए कौन से वाला टिक करेंगे, सी। अगर एंगल पता होता तो फिर एग्जैक्ट बता सकते थे कितना होगा, और जब एंगल नहीं दिया जाता तो हमेशा रेंज बताई जाएगी कि रिजल्टेंट किस रेंज में होगा। अगला सवाल है बच्चों, मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, है ना। तो रिवर फ्लो के बच्चों दो तीन केस ही होते हैं, और उनमें से ये एक बहुत ही फेमस केस है कि जब कोई पर्सन किसी रिवर को परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो क्रॉस करता है। तो चलिए एक खाली कागज पे चलते हैं और इसका कॉन्सेप्ट एक बार जल्दी से देख के आते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों जैसे ये रिवर है और रिवर की वेलोसिटी u है, और इस रिवर की जो विड्थ है वो है d। तो अगर कोई पर्सन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो रिवर क्रॉस करता है तो इसका मतलब होता है कि वो था यहाँ पर और रिवर क्रॉस करके यहाँ पहुंचता है। तो इसको एक और तरह से बोला जाता है कि शॉर्टेस्ट पाथ पर रिवर क्रॉस हुई है। इसमें दो ही चीजें पूछ सकता है टीचर। एक तो ये पूछ सकता है कि पर्सन जो है वो चलना कैसे शुरू करे, तो उसके लिए हम कहते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू u/v। इतने एंगल पे वो चलना शुरू करे परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो से। और इसमें वो ये भी पूछ लेता है कि कितने टाइम में रिवर क्रॉस होगी, तो उसका आंसर होता है d/√v² - u²। ठीक है जी। तो रिवर को जब शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस किया जाता है, जब रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस किया जाता है तो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लोस को क्रॉस किया जाता है, और उसमें टाइम कितना लगता है, विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय √v² - u²। यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे v है पर्सन कितनी वेलोसिटी से स्विमिंग कर सकता है रुके हुए पानी में, और u क्या है, u है पानी की वेलोसिटी। दूसरा सवाल इसमें बन सकता है कि पर्सन को किस एंगल पे तैरना शुरू करना चाहिए, तो परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो से थीटा एंगल बना के, जहां साइन थीटा है u/v। यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी बात और याद दिला दूं, इसी में वो एक बार कई बार ये भी पूछ लेता है कि अगर पर्सन को शॉर्टेस्ट टाइम में, मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी हो तो वो मिनिमम टाइम कितना होगा, तो उसका आंसर होता है d/v। मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी हो, और ये कब आंसर है, जब कहा जाए शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करनी है। और इस केस में पर्सन को कैसे तैरना होता है, उसको परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो अपने एफर्ट करने होते हैं। परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो मतलब जो थीटा वहां पे साइन इनवर्स u/v था वो थीटा यहाँ पर 0 है। मतलब ऐसे नहीं चले बल्कि वो ऐसे चले, थीटा इज इक्वल टू 0 पे, या रिवर के परपेंडिकुलर चले, परपेंडिकुलर टू द रिवर से 0 डिग्री एंगल बना के चले, या रिवर के परपेंडिकुलर चले, तो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस हो सकती है। बात समझ में आ गई। चलिए अपने सवाल पे वापस चलते हैं। हमारा सवाल क्या था, ये हमारा सवाल था। अ मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो इन टाइम t सेकेंड्स। जब उसने रिवर को फ्लो के परपेंडिकुलर क्रॉस किया तो टाइम लगा स्मॉल t, और आप जानते हैं कि लगता कितना है, d/√v² - u²।
जब किसी रिवर को रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर क्रॉस किया जाता है तो इतना टाइम लगता है, d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और उसकी वैल्यू उसने क्या दे रखी है, स्मॉल t। तो बच्चों यहां से मैं लिख सकता हूं अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। Equation number 1. What is the information ahead? Equal distance down the stream in t seconds. बच्चों डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है along the water flow। क्या मतलब होता है, along the water flow। तो अगर कोई पर्सन, ये देखो जैसे ये वाटर का फ्लो है लाइक दिस, तो अगर कोई पर्सन पानी के अलोंग ही स्विमिंग करने लगे तो कितने टाइम में वो कहीं पहुंचेगा। तो मान लीजिए डी डिस्टेंस उसको जाना है, जब वो पानी के साथ ही जा रहा है तो उसके एफर्ट में पानी के एफर्ट जुड़ जाते हैं, तो ऐसे केस में टाइम लगता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड जो है वो आप v प्लस यू लेंगे। और ये कब लेंगे, जब वो डाउन स्ट्रीम बोले। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के अलोंग ही स्विमिंग करना। प्यारे बच्चों अगर वो अप स्ट्रीम कह देता तो इसका मतलब होता है पानी के अगेंस्ट स्विमिंग करना। तो ऐसे केस में जो टाइम होता, मान लीजिए पानी का फ्लो राइट साइड में है और पर्सन के जो एफर्ट है वो लेफ्ट साइड में है, तो कितना टाइम लगता, आप कहते हैं डिस्टेंस अपॉन v माइनस यू, क्योंकि इस बार पर्सन को चैलेंज करेगा पानी। समझ गए? तो इसके रिलेटेड ही शायद वो कुछ बात कर रहा था। ये देखिए कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि द रेशियो ऑफ मैन स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर वाटर फ्लो विल बी, लेकिन क्या कह रहा था, इक्वल डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम इन कैपिटल टी सेकेंड्स। तो कैपिटल टी सेकेंड्स लगे जब उसने इक्वल डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस जितना कि आपने केस 1 में लिया, डाउन स्ट्रीम चला। तो डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ चला, तो आप स्पीड को लिखेंगे v प्लस यू, और यहां से v प्लस यू की वैल्यू आ जाती है d बाई टी, जिसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मैं थोड़ी और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। आप जानते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 से v प्लस यू की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ d बाई टी, दिस इज v माइनस यू, दिस इज डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि एक d से एक t कैंसिल हो गया और v माइनस यू की वैल्यू आ गई d इंटू कैपिटल T अपॉन टी स्क्वायर। इसको कह रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहां से इक्वेशन नंबर 1 है v माइनस यू डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 है v प्लस यू इज इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल टी। स्मॉल और कैपिटल का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और दोनों इक्वेशंस को जरा जोड़ दीजिए। जब आप दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो ये देखिए आपका प्लस यू और माइनस यू कैंसिल हुआ, प्लस यू और माइनस यू यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो ये आया 2v इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन टी। तो बच्चों माइनस यू से प्लस यू कैंसिल हुआ, 2v इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन टी। और मेरी यहाँ पे आपसे ये रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों की जरा कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना। तो यहाँ पे डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन टी की वैल्यू 2v आ गई है, और यहाँ से v जो है v आ गया है, d को कॉमन ले लो, d बाई टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी। ये v की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये v की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं, किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं रिप्लेस कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 है v माइनस यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर। मैं जो v की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। क्या वैल्यू आई है बच्चों, डी टी अपॉन टू टी स्क्वायर
प्लस डी अपॉन 2t, ये v की वैल्यू आई है, माइनस u इज इक्वल टू dt अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो माइनस u है इसको राइट में शिफ्ट कर दिया और dt अपॉन टी स्क्वायर को लेफ्ट में ले आया, तो dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस d अपॉन 2t माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू u। बताइए, लिख सकते हैं? तो ये देखो, dt अपॉन 2t स्क्वायर और dt अपॉन टी स्क्वायर, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाता है, रेड पेन से यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो u क्या आ गया, u की वैल्यू आ गई बच्चों d अपॉन 2t, ये वाली टर्म d अपॉन 2t, और अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो dt अपॉन टी स्क्वायर कॉमन आएगा, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, तो माइनस dt अपॉन 2t स्क्वायर, ये आ गई u की वैल्यू और ये आ गई v की वैल्यू। जल्दी से बता दो यस और नो। तो हमने पर्सन की वेलोसिटी भी निकाल ली और हमने रिवर फ्लो की वेलोसिटी भी निकाल ली। आप यहां से कॉमन ले सकते हैं किसको, d/2 को, तो क्या बचेगा 1 अपॉन टी माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर, ये आपका u आ गया। पूछा क्या था, अब जरा देखिएगा, द रेशियो ऑफ मैन्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर, मतलब v अपॉन u की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है, v अपॉन u। अब मैं v भी निकाल चुका हूँ, u भी निकाल चुका हूँ, तो मैं ये वैल्यू कर रहा हूँ यहाँ पे रिप्लेस, कलर कर रहा हूँ चेंज, v अपॉन u। तो बताइए v कितना आया, d/2 t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी डिवाइडेड बाय u कितना आया, d अपॉन 2 1 अपॉन टी माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर। देखिए d/2 से d/2 कैंसिल हुआ, एलसीएम जब लेते हैं तो आता है टी स्क्वायर प्लस 1, ना ना ना, जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है टी स्क्वायर, तो दिस इज टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जब नीचे वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इससे हो जाएगा ये कैंसिल। तो क्या आएगा बच्चों, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये आपका आंसर आना चाहिए। और देखिए कि ये कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बहुत ही क्लोज हैं। जल्दी से अप्लाई करेगा अगर कोई बच्चा एकदम से जल्दीबाजी करेगा एग्जाम हॉल में बैठ के, तो वो सही सॉल्व करने के बाद भी टिक गलत कर देगा, है ना। देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर में फर्क है, एक में लिखा है स्मॉल टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी स्क्वायर, और एक में लिखा है कैपिटल टी स्क्वायर माइनस स्मॉल टी स्क्वायर, तो थोड़ा फर्क है। सी जो है सही जवाब है। देन लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। द कुछ सवाल अच्छे होते हैं बच्चों, जैसे पिछले वाला सवाल है ना, अच्छा सवाल था। और देखो कुछ कुछ सवाल तो अच्छे भी आते हैं एग्जाम में, एकदम लड्डू तो नहीं हो सकते ना सारे सवाल, थोड़े बहुत सवालों से तो उनको ये डिसाइड करना ही होता है ना कि कौन सा बच्चा किस कॉलेज में जाएगा। तो अगला सवाल है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल एल्फा विद ए एंड बीटा विद बी। तो आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो चलिए सही ऑप्शन हम चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, सबसे पहले हम रफ रजिस्टर पे चलेंगे, रफ पेपर पे चलेंगे और रफ पेपर पे जाके हम इसमें कुछ देखेंगे। तो बच्चों जैसे कि ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो बच्चों ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। जब आप इसका रिजल्टेंट निकालते हैं बच्चों, तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं आता है और वो रिजल्टेंट होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, अब बहुत केयरफुल होकर देखना।
अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, ना ए की तरफ ना बी की तरफ, एकदम बीच में। बोलो कब आएगा? बिल्कुल बीच में, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अदरवाइज अदरवाइज अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा तो रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ झुक जाएगा। मान लो अगर बी बड़ा हुआ तो बी की तरफ झुक जाएगा, और अगर ए बड़ा हुआ तो ए की तरफ झुक जाएगा। बात समझ में आ गई? ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो बिल्कुल बीच में आएगा, अगर बी बड़ा है तो बी की तरफ झुक जाएगा, और अगर ए बड़ा है तो ए की तरफ झुक जाएगा। इसी बात को मैं कैसे लिखूंगा कि मान लो ये रिजल्टेंट है, ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, बी के साथ बना रहा है बीटा। तो अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट ए और बी के बिल्कुल बीच में है, मतलब अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर एंगल होंगे, जितना अल्फा उतना ही बीटा। लेकिन बच्चों अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है तो बड़े वाले की तरफ चला जाएगा रिजल्टेंट ऐसे, मतलब अल्फा छोटा हो जाएगा बीटा बड़ा, ऐसे चला जाएगा ना, अल्फा छोटा हो जाएगा और बीटा बड़ा हो जाएगा। और अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड छोटा है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो बड़े वाले की तरफ झुक जाएगा, तो रिजल्टेंट जहाँ पर है यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से बी की तरफ आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी कम और अल्फा की हो जाएगी ज़्यादा, बड़े वाले की तरफ चला जाता है, और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो वहीं पे ही रहेगा। ओके, आइए देखें क्या सवाल हम सॉल्व कर रहे थे। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी, देन तो क्या होगा? क्या अल्फा हमेशा बीटा से छोटा होगा? नहीं जी, ऐसे नहीं कह सकते कि हमेशा ये बड़ा होगा हमेशा ये छोटा होगा, है ना। तो वो कह रहा है ए और बी का रिजल्टेंट, मतलब एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इनके रिजल्टेंट की बात हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर ए छोटा है तो ए छोटा है तो बी बड़ा है, ए छोटा है तो बी बड़ा है, तो बी की तरफ आ जाएगा रिजल्टेंट ऐसे, बी की तरफ आ जाएगा। कब? जब बी बड़ा है और ए छोटा है तो बी की तरफ आ जाएगा रिजल्टेंट। तो इस केस में बीटा छोटा एंगल होगा, अल्फा बड़ा एंगल होगा, अल्फा बड़ा एंगल होगा और बीटा छोटा एंगल होगा, जबकि इसने बोला उल्टा, इसलिए ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। सही है ना। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अच्छा देखो डी क्या कह रहा है, ए और बी बराबर हैं तो अल्फा छोटा बीटा बड़ा, ये भी गलत है, क्योंकि अगर ए और बी बराबर हैं तो ऐसे केस में एंगल बराबर आने चाहिए थे, है ना। तो देखो सी क्या कह रहा है, ए अगर बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो अगर ए बड़ा है तो रिजल्टेंट जो है वो ए की तरफ आ जाएगा, तो अल्फा छोटा एंगल बनेगा, और यही यहाँ पे कह रहा है, इसलिए सी हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। समझ आया? अगला सवाल देखिए, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाता हूं तो मैं पहले दिन इसकी खूब बात करता हूं, और मैं जब तक इस बात को दो दो तीन तीन बार नहीं बता देता ना तब तक मैं छोड़ता नहीं इस टॉपिक को। ए क्रॉस बी का रिजल्ट आर, यहाँ पे लिखा है सी, ए क्रॉस बी का रिजल्ट है सी, तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा, सी बी के भी परपेंडिकुलर होगा, सी ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, सी ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। भाई वेक्टर ए आपने रजिस्टर पे बनाया, वेक्टर बी आपने रजिस्टर पे बनाया, वेक्टर ए प्लस बी भी आप उनके बीच में रजिस्टर पे कहीं बना लोगे, जैसे ये ए है ये बी है, तो ये देखो ये रहा ए प्लस बी। अगर ए माइनस बी बनाना है तो बी को पलट लोगे, ए माइनस बी यहाँ कहीं आएगा, तो देखो ए प्लस बी भी रजिस्टर पे आया, ए माइनस बी भी रजिस्टर पे आया, ए भी रजिस्टर पे है, बी भी रजिस्टर पे है, सब कुछ रजिस्टर पे, लेकिन ए क्रॉस भी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा।
इसलिए ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है सी, वो इन सब के परपेंडिकुलर होगा, सब के, ए के बी के बी, ए प्लस बी के बी, ए माइनस बी के बी। बताता हूं ना, जब मैं पढ़ाता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट तो ये बात बताता हूं ना। तो इस सवाल में वो कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी करके सी आ रहा है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सी ए के परपेंडिकुलर होगा, जी हाँ। बी के परपेंडिकुलर होगा, जी हाँ। ए प्लस बी के परपेंडिकुलर होगा, जी हाँ। ए माइनस बी के भी होगा। डी कह रहा है सी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा। भाई कोई अपने ही परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, मतलब डी ऑप्शन ही रॉन्ग है। ए क्रॉस बी ही तो सी है, सी और ए क्रॉस बी अलग थोड़ी है। ए क्रॉस बी का रिजल्ट ही तो सी है, तो सी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, कोई अपने ही परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है। तो उसने कहा था इनमें से गलत ऑप्शन को चूज कीजिए, तो डी ही गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 10i माइनस 3j प्लस 6k एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 100। और ये मेरी आदत है कि मैं यूनिट को साथ साथ ठीक करता रहता हूँ। ये सीजीएस में लिखी हुई है यूनिट, तो मैं इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है ना, ग्राम में दे रखा है मास, किलोग्राम में चेंज कर दीजिए बच्चों। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। 1 ग्राम में 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। डिस्प्लेस इट फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन 6i प्लस 5j माइनस 3k थी, उसको शिफ्ट करके कहाँ पहुंचा दिया, 10i माइनस 2j प्लस 7k पे। फाइंड वर्क डन। तो बच्चों अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचा दिया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट सर एक वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो 9th क्लास का बच्चा डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन जो बच्चा 11th क्लास में आ गया हो, जिस बच्चे को कंपटीशन क्रॉस करना हो, ऐसे बच्चों को तो ये कहना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन को कहते हैं। किसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो R2 में से R1 को माइनस करेंगे, 10i माइनस 6i क्या आएगा, 4i माइनस 2j माइनस 5j माइनस 7j हो जाएगा। 7k माइनस माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 10k। आप समझे मैंने क्या कहा। जब आप R2 में से R1 को माइनस कर रहे होंगे तो आप करेंगे 7k माइनस माइनस 3k, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए मैंने 10k लिखा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया ही। तो बच्चों यहां से मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, पार्टिकल कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, मैंने वो देखा, R1 R2 देखा, और उससे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। उन्होंने कहा वर्क बताइए। तो बच्चों वर्क जो है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके आता है। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके आता है, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे ये जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं। मतलब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि कैसे वाला प्रोडक्ट करना है। कैसे वाला प्रोडक्ट करें, क्या क्रॉस प्रोडक्ट करें या फिर डॉट प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें या डॉट प्रोडक्ट करें। तो अच्छे बच्चों को ये पता है कि वर्क क्या है, एक स्केलर, वर्क एक स्केलर है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट एक स्केलर चाहिए, तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट करना होगा, डॉट। इसलिए वर्क कैसे मिलेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कहाँ पे लिखा है फोर्स वेक्टर, ये देखो ये लिखा है फोर्स वेक्टर। और कहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ आई को कोएफिशिएंट ऑफ आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 40 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ जे को कोएफिशिएंट ऑफ जे के साथ करते हैं तो -3 इंटू -7। कोएफिशिएंट ऑफ के को कोएफिशिएंट ऑफ के साथ करते हैं तो 6 इंटू 10 करेंगे तो 60 आएगा। तो क्या ये 121 जूल नहीं आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20 का सही जवाब होगा। ओके नेक्स्ट,
वेक्टर ए इज शोन इन फिगर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिगर छूट गई है, तो मैं अगले सेशन में इसकी फिगर बनवा के इस सवाल को ले लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एट व्हाट एंगल, और ये V2 पता नहीं क्या लिखा है, जस्ट हटा दीजिए इसको। A man is moving with constant velocity 20 meter per second in horizontal plane. At what angle to the horizontal should the man hold his umbrella so that he can protect himself from rain falling vertically with velocity 60 मीटर पर सेकेंड? तो जो उसने कहा, देखिए मैं रेन और अम्ब्रेला के सवालों को आई कैप, जे कैप, के कैप के मेथड से हमेशा सॉल्व करता हूं। तो उसने ये कहा कि एक पर्सन है और वो पर्सन हॉरिजॉन्टल चल रहा है, पर्सन ये है पर्सन, और पर्सन ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रहा है। इसीलिए इस बात को मैंने मैथमेटिकली ऐसे लिखा कि जो पर्सन की वेलोसिटी है बीपी वेक्टर, जो पर्सन की वेलोसिटी है वो है 20 आई कैप। उसने कहा था कि पर्सन 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, तो वीपी इज इक्वल टू 20 आई कैप। एट व्हाट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे उसको छाता पकड़ना चाहिए। चलिए छाता भी पकड़वा देंगे, पहले आगे चलते हैं कि वो बारिश से खुद को बचा सके। और बारिश के बारे में कह रहा है कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है 60 मीटर पर सेकंड से, बहुत खतरनाक हो रही है बारिश 60 मीटर पर सेकंड से। तो देखिए इस तरह से नीचे की तरफ उसने कहा बारिश हो रही है, तो इसलिए वी आर वेक्टर अगर आप इक्वेशन में लिखना चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो 60 है, और आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हो रही है, तो आप कहेंगे माइनस जे कैप। सही कह रहा हूँ क्या? तो दिस इज वीपी वेक्टर एंड दिस इज वी आर वेक्टर। और आप ये बताएंगे कि भाई पर्सन छाता कैसे पकड़े। तो आप याद रखिएगा ये बारिश और छाता, ये जो सवाल होते हैं, देखिए इन सवालों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि आप सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकाल लें। क्या निकाल लें? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये निकाल लें। और जब ये आ जाए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, जब ये आ जाए तो अम्ब्रेला इसी की लाइन में हमेशा पकड़ें, क्योंकि छाता आप खुद को बचाने के लिए पकड़ते हैं, जमीन को बचाने के लिए नहीं। ठीक है, छाता हमेशा खुद को बचाने के लिए पकड़ते हैं कि आप बारिश से बचें, उससे गीले ना हो। तो इसलिए बारिश वाले सवालों में, छाते वाले सवालों में आप सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालें, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन होगा वी आर माइनस वीपी। तो वी आर क्या है? माइनस 60 जे। वीपी क्या है? 20 आई। तो व्हाट यू हैव? माइनस 60 जे माइनस 20 आई। तो हाजिर है, क्या हाजिर है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हाजिर है। कितना आया? माइनस 60 जे माइनस 20 आई। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। बच्चों जब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन आप कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद उसको ड्रॉ करें, उसको डायग्राम से दिखाएं कि वो क्या आया। तो क्या आया? माइनस जे कैप डायरेक्शन में 60 आया, माइनस जे कैप डायरेक्शन में 60 आया, और माइनस आई कैप डायरेक्शन में 20 आया, माइनस आई कैप डायरेक्शन में 20 आया। तो माइनस 60 जे और माइनस 20 आई का जो रिजल्टेंट है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन। तो ये है जी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकाल लें तो बस समझ लीजिए कि इसी से बचाना है पर्सन को, तो इसी के सामने छाता लगा दीजिए, इसी के सामने छाता लगा दीजिए। ये देखिए छाता पकड़ा दिया हमने, ये देखिए ये है छाते की सही पोजीशन। तो छाता वो कैसे पकड़े? उसने कहा था कहाँ से बताएं? उसने कहा हॉरिजॉन्टल से एंगल बताइए। देखिए सवाल में पढ़िए, उसने कहा था कि हॉरिजॉन्टल से बताओ कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे पकड़े। तो ये वाला एंगल वो पूछ रहा है, मान लेते हैं कि ये अल्फा है। प्यारे बच्चों अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। जल्दी से कह दो हाँ। अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा भाई। अगर ये जैसे लाइन बनी हुई है तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी तो अल्फा ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल। बिल्कुल भूल गए क्या? तो तुम्हें ये अल्फा निकालना है, ये अल्फा। ओके चलिए ये अल्फा निकालना सिखा देते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत काम की बात, कभी भी नहीं भूलिएगा इसको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए सीखते हैं कि एंगल कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये हमारे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है आर। दोनों वेक्टर्स के बीच में ए और बी के बीच में एंगल है थीटा। अब मान लीजिए आप मुझे कहते हैं कि सर इस वेक्टर ने कितना एंगल बी के साथ बना रखा है, बताइएगा कि एंगल कितना है। तो लेट्स से थीटा वन। मान लीजिए आप मेरे से थीटा वन पूछ रहे हैं, तो थीटा वन किस किस के बीच में एंगल है, आर और बी के बीच में एंगल है। तो कैसे निकाला जाएगा थीटा वन? तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्राइंगल करते हुए 11th क्लास में हम इसको डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो कैसे आएगा ये वाला एंगल? आप आर और बी के बीच में एंगल चाह रहे हैं, तो आर और बी को छोड़कर जो बचा, कौन बचा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, बस डिनोमिनेटर में दूसरे वाला वेक्टर और जोड़ दो। कौन कौन से वेक्टर थे, एक ए और एक बी। तो मैंने कहा किस किस के बीच में एंगल निकाल रहा था मैं, आर और बी के बीच में निकाल रहा था। तो आर और बी को छोड़ के कौन बचा, ए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ए के साथ लगाना है, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। बस डिनोमिनेटर में जो दूसरा वेक्टर है वो और जोड़ दो। जैसे मान लो थीटा टू निकालूं, थीटा टू, तो अगर थीटा टू निकालूं तो टेन थीटा टू, बोलो क्या लिखूं टेन थीटा टू को। थीटा टू किस किस के बीच में एंगल है, थीटा टू आर और ए के बीच में एंगल है। तो आर और ए को छोड़कर कौन बचा, बी। तो बी के साथ लगाओ साइन और कॉस, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में जो दूसरा वेक्टर बचा वो लाके जोड़ दो। तो इस तरह से आप सीधा एंगल बता सकते हो कि रिजल्टेंट ने किस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रखा है। इसका डेरिवेशन करते हो ना आप अपने रेगुलर क्लासेस में, ये कहाँ से आया ये डिराइव करवाया जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कहाँ से आया ये नहीं, कितना आया ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि ये सवाल आपके सामने है और आप इसमें ये अल्फा निकालना चाहते हैं, तो आइए ये अल्फा हम निकालते हैं। अल्फा किस किस के बीच में एंगल है, अल्फा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन और 20 के बीच में एंगल है। तो इन दोनों को छोड़कर कौन बचा, 60। तो आप 60 के साथ लगाएंगे साइन और कॉस, 60 साइन थीटा, 60 साइन थीटा अपॉन 60 कॉस थीटा। और 60 छोड़कर कौन बचा, 20, वो भी जरा लाकर यहाँ पे जोड़ दो। थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 20 और 60 के बीच में कितना एंगल है, 90, इसलिए यहाँ पे 90 लिख दिया। अरे बच्चों साइन 91 होता है, तो 60 इंटू 1 हो गया 60 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। cos 90 जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, साइन 91 तो 60 इंटू 1, ये वाली टर्म 60 हो जाएगी। 60 अपॉन 20 हो गया कितना, 3। तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 3। अगर tan अल्फा 3 आ गया तो अल्फा को कहेंगे tan इनवर्स 3, इसलिए बी इसका सही जवाब। tan अल्फा आ गया 3, तो अल्फा आ गया tan इनवर्स 3। बच्चों साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, tan की मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होती। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, पता होगा आपको, है ना। तो tan अल्फा आ गया 3, तो अल्फा हो गया tan इनवर्स 3। इसके बाद अगला सवाल क्या है जी, गिवन 0.3i माइनस 0.4j प्लस nk इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है। द वैल्यू ऑफ n इज, प्यारे बच्चों किसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, 0.3i माइनस 0.4j प्लस nk कैप। उसने कहा ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाएगा, पहले अंडर रूट लगाओ, कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। ऐसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा। लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 0.09, 0.16 प्लस n स्क्वायर इज 1। सही है ना। n स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 0.25, n स्क्वायर की वैल्यू 0.75, n की वैल्यू अंडर रूट 0.75।
कौन सा सही जवाब? सी। A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, देन एंगल बिटवीन A एंड B इज। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या है? क्या मैं वापस रफ पेपर पे चलूं? देखो, A क्रॉस B, बच्चों A क्रॉस B और B क्रॉस A आप जानते हो बराबर नहीं होते। A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते, इनमें डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, इसलिए अगर आप माइनस लगाएंगे तो मैं कह दूंगा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनमें डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। जैसे अगर आप कहो आई क्रॉस जे कितना, तो आई विल से के, और आप कहेंगे जे क्रॉस आई कितना, तो माइनस के। और मैं कहाँ कहूंगा, आप खुद निकाल के देख लो, तरीका बता रखा है। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, इनमें डायरेक्शन का फर्क है, माइनस होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। हाँ, अगर आप कहेंगे मैग्नीट्यूड, मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। तो अगर आपने मॉड नहीं लगाया तो आपको माइनस लगाना चाहिए। तो अपने सवाल पे चलते हैं। उसने कहा ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर, ऐसा कैसे हो सकता है? ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। वो कह रहा था एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एक ही केस हो सकता है बच्चों, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर तो नहीं हो सकते। लेकिन अगर अगर ए क्रॉस बी जीरो हुआ, अगर बी क्रॉस ए जीरो हुआ, तब आप कह सकते हो दोनों बराबर हैं। भाई इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अगर ए क्रॉस बी की कुछ वैल्यू हुई, बी क्रॉस ए की कुछ वैल्यू हुई, तब तो वो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक ही केस में आप दोनों को बराबर कह सकते हो, जब ये दोनों जीरो हों। ए क्रॉस बी भी जीरो है, बी क्रॉस ए भी जीरो है, तो आप कह सकते हो कि ये बराबर है, क्योंकि दोनों जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल का मतलब ये निकला कि ए क्रॉस बी जीरो कब होगा। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर ये साइन थीटा जीरो हो जाए तो पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी। और साइन थीटा जीरो कब होगा? बोलो, साइन थीटा कब जीरो होगा? जब थीटा या तो जीरो हो या 180 हो। जब थीटा या तो जीरो हो या 180 हो। तो चारों में से जिस भी ऑप्शन में या तो जीरो लिख रहा हो या 180 लिख रहा हो, दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि 180 लिखा हुआ है। भाई 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन ना, इसलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए। गॉट इट? इस केस में ये दोनों बराबर हो सकते हैं। आगे कह रहा है सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सी है। ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 12। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है? 13। और सी कहां से आया? ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ कर आया। कौन? सी। तो वो कह रहा है द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो ए और बी के बीच में एंगल हमें बताना है। ए और बी के बीच में, देखो ए और बी को जोड़कर सी आ रहा है। तो बताओ कि सी का मैग्नीट्यूड आना कितना चाहिए? सी का मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? ए और बी को जोड़ के आ रहा है ना वो, तो ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी का रिजल्टेंट ये आएगा, और उसका रिजल्टेंट सी है उसने बताया, तो मैंने रिजल्टेंट की जगह सी लिख दिया। सी की वैल्यू दे रखी है उसने 13, ए की वैल्यू दे रखी है 12, बी की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 169, 144 प्लस 25 प्लस 120 कॉस थीटा। 169 इज इक्वल टू 169 प्लस 120 कॉस थीटा। 169 minus 169 is 120 cos theta. 0 is equal to 120 cos theta.
0 अपॉन 120 इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 की, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90, कितना एंगल है 90, 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 रेडियन, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 रेडियन। बच्चों डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, मतलब 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो जितना भी डिग्री लिख रहा हो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, जितना भी डिग्री में लिख रहा हो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो तुम रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो 90 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन 180 से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। A force vector applied on a mass is represented as n and accelerate the mass f vector is equal to 6i minus 8j plus 10k Newton and accelerate the mass at 1 meter per second square, the mass of the body is, है ना। तो थोड़ा सा करेक्शन है मैं कर देता हूँ। A force vector applied on a mass is represented as ये हिस्सा हटा देते हैं यहाँ से, देखो अब ये परफेक्ट हो गया सवाल, करेक्शन कर दिया। A force vector applied on a mass is represented as F vector is equal to 6i minus 8j plus 10k Newton and accelerate the mass at 1 meter per second square, mass of the body is। तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे F is equal to ma, F is equal to ma। अब मुझे यहाँ पे F का मैग्नीट्यूड पुट करना है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। बेटा 36 प्लस 64 इज 100, 100 प्लस 100 इज 200। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों फोर्स की अंडर रूट 200, मतलब अंडर रूट में 100 इंटू 2, जिसको आप 10 रूट 2 कह सकते हो। तो फोर्स की वैल्यू आ गई 10 रूट 2, मास आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ए की वैल्यू 1 है, तो एम कितना आ गया, एम आ गया 10 रूट 2 किलोग्राम, 10 रूट 2 किलोग्राम, इसलिए सही आंसर हो गया इसका डी। द सम डिफरेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो इसमें एक तो ऐसी बात है जिसमें इसको बताने की बात ही नहीं थी, हमें पता है, क्या पता है कि जो दो वेक्टर का सम है वो उन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो वो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ए माइनस बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये तो होगा ही होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट सम के भी परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंस के भी परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस सवाल में नई बात ये है कि उसने कहा कि ये तीनों सम भी डिफरेंस भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में भी 90 एंगल है, इनके बीच में भी 90 एंगल है और इनके बीच में भी 90 एंगल है। ये सवाल का मतलब बना। तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ ये सुन के, और मुझे इससे भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि ये तो होता ही है ना। लेकिन इसमें एक यूनिक बात इसने ये बताई कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है हमेशा नहीं होता, इस सिचुएशन में ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये दोनों भी परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ये इसने एक बात बताई। तो आपको कमेंट करना है कि ए और बी के बारे में आप यहाँ पे क्या कहेंगे। तो बच्चों ये दिया गया है कि
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये दिया गया है। और भी बहुत कुछ दिया गया है, पर मुझे इस सब में ये बहुत काम की बात लगी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अच्छे बच्चे ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जानते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं तो वो 0 आना ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। और किस तरह से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, आई होप आप जानते हैं कि पहले ए को ए के साथ फिर ए को बी के साथ करूं, तो मतलब ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी हो गया। और उसके बाद b को a के साथ फिर b को b के साथ करूं तो प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गया है ना, ये क्रॉस नहीं लिख रहा, ये डॉट लिख रहा है। a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होता, लेकिन a डॉट b डॉट a के बराबर होता है, क्योंकि ये तो स्केलर है, इसमें तो डायरेक्शन होता नहीं। प्यारे बच्चों, a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर क्यों नहीं होता? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है, तो वहां डायरेक्शन का डिफरेंस है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट वेक्टर नहीं है, इसमें डायरेक्शन थोड़ी होती है, इसमें डायरेक्शन का डिफरेंस हो ही नहीं सकता, इसलिए ये दोनों कैंसिल कर सकता हूं, बराबर होंगे। तो क्या आया, a डॉट a मतलब a स्क्वायर, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। भाई a डॉट a को क्या लिखोगे, a cos थीटा, थीटा 0 होगा, दो आइडेंटिकल वेक्टर्स में 0 डिग्री का एंगल होगा, तो cos 0 1, इसलिए लिख दिया a स्क्वायर माइनस b डॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब इस सिचुएशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, हाँ जी, इस सिचुएशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बराबर होगा। कितना होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये देखो, ये लिखा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? इसीलिए मैंने इसका ऑप्शन टिक किया, ऑप्शन ए। क्या हम एक दो सवाल और कर लें? A particle is simultaneously acted by two forces. A particle is simultaneously मतलब एक साथ। A particle is simultaneously acted by two forces, 4 Newton and 3 Newton. The net force on the particle. तो बच्चों, मैंने कहा ना, क्या इसने ये बताया कि इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? उसने कहा एक पार्टिकल पे ये दो फोर्स लगे हुए हैं, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, फोर्स वेक्टर होता है ना, तो एक पार्टिकल पे दो फोर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि इनके बीच में एंगल कितना है। अगर वो एंगल बता देता तो मैं एग्जैक्ट आंसर बता देता, लेकिन जब भी वो एंगल नहीं बताएगा तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, आप रेंज बता सकते हो। तो इसलिए जो नेट फोर्स होगा इनका, जो नेट फोर्स होगा वो कम से कम कितना होगा, इनके डिफरेंस के बराबर, और ज्यादा से ज्यादा होगा इनके सम के बराबर, 4 और 3 7। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस सवाल का आंसर डी होगा, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, ये होगा। ऐसे ही जैसे कि अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस दिस एंड दिस कैन नॉट बी। इनका सम क्या नहीं हो सकता, इनका सम क्या नहीं हो सकता? तो कम से कम इनका सम इनके डिफरेंस के बराबर मतलब 4 होगा, ज्यादा से ज्यादा इनका सम 16 होगा इनके सम के बराबर। इस बीच में इनका रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है, 4 और 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है 16 भी हो सकता है, 4 और 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 4 से छोटा नहीं हो सकता, 16 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका सम क्या नहीं हो सकता, 4 से छोटा नहीं हो सकता और 16 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब उसने क्या क्या कहा था, कैन नॉट बी, तो मैं कहूंगा सी और डी आंसर है। क्या आंसर है, सी और डी। उसने कहा था वो ऑप्शन पहचाना जो नहीं हो सकता, तो 18 नहीं हो सकता, तो 2 भी नहीं हो सकता, 4 से छोटा नहीं हो सकता और 16 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है जी,